प्रेमचंद हिंदी के बड़े कथाकार, उपन्यासकार। वो साहित्य के बारे में क्या कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य क्या है आखिर, और साहित्य धर्म से, राजनीति से, बाकी तमाम चीज़ों से कैसे एक भिन्न प्रोसेस के साथ समाज के अंदर आता है और लोगों के मनोविज्ञान को बदलने में अपनी भूमिका निभाता है। प्रेमचंद बड़े मन से ये बात कहते हैं कि पुराने ज़माने में समाज की तमाम की लगाम मज़हब के हाथ में थी। मनुष्य की आध्यात्मिक और नैतिक सभ्यता का आधार धार्मिक आवेश था और वह भय या प्रलोभन से काम लेता था। पुण्य पाप के मसले उसके साधन थे। अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्मे लिया है और उसका साधन सौंदर्य प्रेम है। वह मनुष्य में इसी सौंदर्य प्रेम को जगाने का यत्न करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें सौंदर्य की अनुभूति न हो। साहित्यकार में यह वृत्ति जितनी ही जागृत और सक्रिय होती है, उसकी रचना उतनी ही प्रभावमयी होती है। प्रकृति निरीक्षण और अपनी अनुभूति की तीक्ष्णता की बदौलत उसके सौंदर्य बोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि जो असुंदर है, अभद्र है, मनुष्यता से रहित है, वो उसके लिए असहाय हो जाता है। उस पर वह शब्दों और भावों की सारी शक्ति से वार करता है। यूँ कहिए कि वह मानवता, दिव्यता और भद्रता को बांध लेता है। जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत के सामने वह अपना इस्तगासा पेश करता है और उसकी न्याय वृत्ति तथा सौंदर्य वृत्ति को जागृत करके अपना यत्न सफल समझता है। तो प्रेमचंद के अनुसार है कि साहित्य का उद्देश्य ये है कि साहित्य उन तमाम लोगों के पक्ष में खड़ा होता है जो हर तरह के अधिकारों से वंचित रहे, जो कहते हैं कि जो कमज़ोर है, जो हर तरह से उपेक्षित है। पर साधारण वकीलों की तरह साहित्यकार अपने वकीलों की ओर से उचित अनुचित सब तरह के दावे पेश नहीं करता, अतिरंजना से काम नहीं लेता, अपनी ओर से बातें गढ़ता नहीं। वह जानता है कि इन युक्तियों से वह समाज की अदालत पर असर नहीं डाल सकता। उस अदालत का हृदय परिवर्तन तभी संभव है जब आप सत्य से तनिक विमुख न हो, नहीं तो अदालत की धारणा आपकी ओर से खराब हो जाएगी और वह आपके खिलाफ फैसला सुना देगी। वह कहानी लिखता है, वह वास्तविकता पर ध्यान रखते हुए मूर्ति बनाता है, पर ऐसी कि उसमें सजीवता हो और भाव व्यंजना हो भी। वह प्रकृति का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करता है, मनोविज्ञान का अध्ययन करता है और इसका यत्न करता है कि उसके पात्र हर हालत में और हर मौके पर इस तरह आचरण करें जैसे रक्त मांस का मनुष्य करता है। अपनी सहज अनुभूति और सौंदर्य प्रेम के कारण वह जीवन के उन सूक्ष्म स्थानों तक जा पहुंचता है जहाँ मनुष्य अपनी मनुष्यता के कारण पहुंचने में असमर्थ होता है। यह है प्रेमचंद की ताकत। वो कह रहा है कि मतलब कल्पना की शक्ति इसलिए ज़्यादा बड़ी होती है और साहित्यकार सत्य को किस प्रकार से एक झूठी दास्तान रचने की उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, जो कि लगे उसके हिसाब से झूठी है लेकिन है वास्तव में उसी समाज की कहानी है। आधुनिक साहित्य में वस्तु स्थिति चित्रण की प्रवृत्ति इतनी बड़ी कि आज की कहानी यथासंभव प्रत्यक्ष अनुभवों की सीमा के बाहर नहीं जाती। हमें केवल इतना सोचने से ही संतोष नहीं होता कि मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी पात्र मनुष्य से मिलते जुलते हैं, बल्कि हम इत्मीनान चाहते हैं कि ये सचमुच मनुष्य हैं और लेखक ने यथासंभव उनका जीवन चरित्र ही लिखा है, क्योंकि कल्पना के गढ़े हुए आदमियों में हमारा विश्वास नहीं है, उनके कार्यों और विचारों से हम प्रभावित नहीं होते। हमें इसका विश्वास निश्चय हो जाना चाहिए कि लेखक ने जो सृष्टि की है वह प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर की गई है और अपने पात्रों की ज़बान से वह खुद बोल रहा है। इसलिए साहित्य को कुछ समालोचकों ने लेखक का मनोवैज्ञानिक जीवन चरित्र कहा है ना। उस प्रकार का मनोवैज्ञानिक चरित्र या मनोवैज्ञानिक दुनिया का एक ऐसा जीवंत पात्र या जीवंत चीज़ें हमारे सामने खड़ी करता है। एक ही घटना या स्थिति के सभी मनुष्य समान रूप से प्रभावित नहीं होते। हर आदमी की मनोवृत्ति और दृष्टिकोण अलग है। रचना कौशल इसी में है कि लेखक
जिस मनोवृत्ति या दृष्टिकोण से किसी बात को देखे पाठक भी उसमें उससे सहमत हो जाए, यही उसकी सफलता है। इसके साथ ही हम साहित्यकार से यह भी आशा रखते हैं कि वह अपनी बहुज्ञता और अपने विचारों की विस्तृति से हमें जागृत करे, हमारी दृष्टि तथा मानसिक परिधि को विस्तृत करे। उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और इतनी विस्तृत हो कि उसकी रचना से हमें आध्यात्मिक आनंद और बल मिले। सुधार की जिस व्यवस्था में वह हो, उससे अच्छी व्यवस्था आने की प्रेरणा आदमी में मौजूद रहती है। इसमें जो कमजोरियां हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिपटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उलट, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते हैं जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता। जैसे वह सदा किसी चिकित्सक की तलाश में रहता है, उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमजोरियों को परे फेंक कर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसलिए हम साधु फकीरों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं, विद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। ये बात प्रेमचंद कहते हैं कि जीवन में हर कोई अपनी जद्दोजहद से बाहर निकलना चाहता है, उन तमाम कमज़ोरियों से, और एक बेहतर ज़िंदगी बनाना चाहता है। और हमारी सारी कमज़ोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। सच्चा सौंदर्य प्रेम है। जहाँ प्रेम की विस्तृति है वहाँ कमज़ोरियाँ कहाँ रह जाती है। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमज़ोरियाँ इसी भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती है। कलाकार इसमें सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता, उसका एक वाक्य, एक शब्द, एक संकेत इस तरह हमारे अंदर जा बैठता है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। पर जब तक कलाकार खुद सौंदर्य प्रेम से छककर मन मस्त न हो और उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित न हो, वह हमें ये प्रकाश क्यों कर दे सकता है। प्रश्न यह है कि सौंदर्य है क्या वस्तु। प्रकटतः ये प्रश्न निरर्थक सा मालूम होता है, क्योंकि सौंदर्य के विषय में हमारे मन में कोई शंका संदेह नहीं है। हमने सूरज का उगना और डूबना देखा है, उषा और संध्या की लालिमा देखी है, सुंदर सुगंध भरे फूल देखे हैं, मीठी बोलियां बोलने वाली चिड़ियाँ देखी है, कलकल निनादिनी नदियाँ देखी है, नाचते हुए झरने देखे हैं। यही सौंदर्य है। मतलब जीवन को हम जितना अधिक निकटता से देख सकते हैं, जितना अधिक उसका आनंद ले सकते हैं, वही तो सौंदर्य है। सौंदर्य कहाँ है? इन दृश्यों को देखकर हमारा अंतःकरण क्यों खिल उठता है? इसलिए कि इनमें रंग या ध्वनि का सामंजस्य है, बाजों का स्वर साम्य है अथवा मेल की संगीत की मोहकता का कारण है। हमारी रचना इन तत्वों के समानुपात में संयोग से हुई है। इसलिए हमारी आत्मा सदा उसी साम्य की सामंजस्य की खोज में रहती है। साहित्य कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का उक्त रूप है और सामंजस्य सौंदर्य की सृष्टि करता है, नाश नहीं। वह हमें वफादारी, सच्चाई, अनुभूति, न्यायप्रियता और समता के भावों की पुष्टि करता है। जहाँ ये भाव हैं वही दृढ़ता है और जीवन, जहाँ इनका अभाव है वहीं फूट, विरोध, स्वार्थपरकता है, द्वेष, शत्रुता और मृत्यु है। यह बिलगाव और विरोध प्रकृति विरुद्ध जीवन के लक्षण है। जैसे रोग प्रकृति विरुद्ध आहार विहार का चिन्ह है। जहाँ प्रकृति से अनुकूलता और साम्य है, वहाँ संकीर्णता और स्वार्थ का अस्तित्व कैसे संभव होगा। जब हमारी आत्मा प्रकृति के मुक्त वायुमंडल में पालित पोषित होती है तो नीचता, दुष्टता के कीड़े अपने आप हवा और रोशनी में मर जाते हैं। प्रकृति से अलग होकर अपने को सीमित कर लेने से ही ये सारी मानसिक और भागवत बीमारियां पैदा होती है। साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। दूसरे शब्दों में उसी की बदौलत मन का संस्कार होता है। ये उसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। प्रगतिशील लेखक संघ का नाम मेरे ही विचार से गलत है। साहित्यकार का कलाकार स्वभाव तो प्रगतिशील होता है। अगर ये उसका स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। उसे अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए वर्तमान मानसिक
और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कूदता रहता है, वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है, जिससे दुनिया जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों न ऐसे सामान इकट्ठे किए जाएं कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है, उतना ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है। अपनी अनुभूति को वह जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है, वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है। पर शायद विशेषता पर जोर देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि प्रगति या उन्नत से प्रत्येक भी लेखक या ग्रंथकार एक ही अर्थ नहीं ग्रहण करता। जिन अवस्थाओं में एक समुदाय उन्नति समझता है, दूसरा समुदाय असंदिग्ध अवनति मान सकता है। इसलिए साहित्यकार अपनी कला को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं रखना चाहता। उसके विचारों में कला मनोभावों के व्यक्तिकरण का नाम है, चाहे उन भावों से व्यक्ति या समाज का कैसा ही असर क्यों न पड़े। उन्नति से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें हमें दृढ़ता और कर्म शक्ति उत्पन्न हो, जिससे हमें अपनी दुखावस्था की अनुभूति हो। हम देखें कि किन अंतर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और रास की अवस्था में पहुंच गए और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। इसलिए कह रहा है कवि कि उन्नति का मतलब ही यही है कि हम कुछ बेहतर करें। जो हमारा पहले का जीवन था जिसमें जड़ता और गतिहीनता थी, उससे हम कितना बाहर निकल सकते हैं, यही उसका उद्देश्य है। हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक है जिससे संसार की नश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर दृढ़ हो जाए, जिससे हमारे मासिक पत्रों के पृष्ठ भरे रहते हैं। हमारे लिए अर्थहीन है अगर वे हमें हरकत और गर्मी नहीं पैदा करते। अगर हमने दो नवयुवकों की प्रेम कहानी कह डाली, पर उससे हमारे सौंदर्य प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ा, और पड़ा भी तो केवल इतना ही कि हम उनकी वीर व्यथा पर रोए, तो उससे हमारे कौन सी मानसिक या रुचि संबंधी गति पैदा हुई। इन बातों से किसी ज़माने में हमें भावेश हो जाता रहा हो, पर आज के लिए बेकार है। इस भावोत्तेजक कला का अब ज़माना नहीं रहा। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। अब तो हजरत इकबाल के साथ भी हम कह सकते हैं, और इसका अर्थ उन्होंने दिया है कि अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है तो वह तुझे संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा। मिलने का सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। आनंद पाने के लिए मैं घोंसले में कभी बैठता नहीं, कभी फूलों की टहनियों पर तो कभी नदी तट पर होता हूँ। तो कहने का मतलब यही है प्रेमचंद का कि कुछ भी हासिल करने के लिए आपको संघर्ष और मेहनत करने की आवश्यकता है। अतः हमारे पंथ में अहमवाद तथा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है जो हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है। और ऐसी कला हमारे लिए न व्यक्ति रूप में उपयोगी है और न समुदाय रूप में। मुझे कहने में हिचक नहीं है कि मैं चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुलना पर तोलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्यवृत्ति की पुष्टि करना है, और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनंद स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है, और उपयोगिता की दृष्टि से एक वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। ये है प्रेमचंद के विचार। तो प्रेमचंद कहते हैं कि मतलब जब आप किसी चीज़ को हासिल करते हैं तो आपको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। तो जीवन के इस वास्तविक प्रभाव को भी हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसको समझ सकते हैं तो हम शायद जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आसमान पर छाई लालिमा निस्संदेह बड़ा सुंदर दृश्य है, परंतु आषाढ़ में अगर आकाश पर वैसी लालिमा छा जाए तो वह हमें प्रसन्नता देने वाली नहीं हो सकती। उस समय तो हम आसमान पर काली काली घटाएं देखकर ही आनंदित होते हैं। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनंद होता है कि उनमें फलों की आशा होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है, और जिन भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमें आनंद मिलता है वे इसी वृद्धि और विकास के सहायक हैं। कलाकार अपनी कला से सौंदर्य की सृष्टि करके परिस्थिति के विकास के लिए उपयोगी बनाता है, और ये कलाकार की भूमिका और कलाकार का यही धर्म है। परंतु सौंदर्य भी और पदार्थ भी
की तरह स्वरूपस्थ और निरपेक्ष नहीं, उनकी स्थिति भी सापेक्ष है। एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है वही दूसरे के लिए दुख का कारण हो सकती है। एक रईस अपने सुरभित सुरम्य उद्यान में बैठकर जब चिड़ियों का कलगान सुनता है तो उसे स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है, परंतु एक दूसरा संज्ञान मनुष्य वैभव की इस सामग्री को घृणित वस्तु समझता है। तो सत्य हमेशा सापेक्ष होता है। न कहने कि जो वस्तु आपके लिए अच्छी हो जरूरी नहीं कि मेरे लिए भी अच्छी हो। चीज़ें हमेशा सापेक्ष ही काम करती है। तो प्रेमचंद का एक बहुत प्रसिद्ध भाषण है जो 1936 में दिया था उन्होंने। इसमें कुछ कुछ अंश में पढ़ रहा था और ये पूरा भाषण आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि प्रेमचंद की सोच क्या है, उनके विचार क्या थे। बंधुत्व और समता, सभ्यता तथा प्रेम सामाजिक जीवन के आरंभ से ही हैं। आदर्शवादियों का सुनहला स्वप्न रहे हैं। धर्म प्रवर्तकों ने धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक बंधनों से इस स्वप्न को सच्चाई बनाने का सतत किंतु निष्फल प्रयत्न किया है। महात्मा बुद्ध, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद आदि सभी पैगंबरों और धर्म प्रवर्तकों ने नीति की नींव पर इस समता की इमारत खड़ी करनी चाहिए, पर किसी को सफलता न मिली और छोटे बड़े का भेद जिस निष्ठुर रूप में प्रकट हो रहा है वो शायद कभी न हुआ। आजमाए को आजमाना मूर्खता है। इस कहावत के अनुसार यदि हम अब भी धर्म और नीति का दामन पकड़कर समानता के ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचना चाहें तो विफलता ही मिलेगी। क्या हम इस सपने को उत्तेजित मस्तिष्क की दृष्टि से समझकर भूल जाएं, तब तो मनुष्य की उन्नति और संपूर्णता के लिए आदर्श ही बाकी न रह जाएगा। इससे कहीं अच्छा है कि मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाए। जिस आदर्श को हमने सभ्यता के आरंभ में पाला है, जिसके लिए मनुष्य ने ईश्वर जाने कितनी कुर्बानियाँ की है, जिसकी परिणति के लिए धर्मों का आविर्भाव हुआ, मानव सभ्यता का इतिहास जिस आदर्श की प्राप्ति का इतिहास है, उसे सर्वमान्य समझकर, एक अमिट सच्चाई समझकर हमें उन्नति के मैदान में कदम रखना है। हमें एक ऐसे नए संगठन को सर्वांगपूर्ण बनाना है जहाँ समानता केवल नैतिक बंधनों पर आश्रित न रहकर अधिक ठोस रूप प्राप्त कर ले। हमारे साहित्य को उसी आदर्श को अपने सामने रखना है। ये प्रेमचंद का विचार है। कह रहे कि ठीक है, धर्म की एक ज़माने में बड़ी भूमिका थी, लेकिन समय बदल चुका है और अब हम सिर्फ धर्म के आधार पर समाज को बराबर नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसा ठोस, कुछ मूल्य में निर्मित करना होगा जिससे कि एक सोसाइटी के अंदर एक सहज समानता पैदा हो सके और हम बाकी चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर सकें। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक ये कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहता था, उन्हीं की कदरदानी कर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख दुख, आशा निराशा, उपयोग, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतःपुर और बंगलों की ओर उठती थी। झोंपड़े और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे, उन्हें वो मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था। कभी इनकी चर्चा करता भी था तो इसका मजाक उड़ाने के लिए, ग्राम्यवासी की देहाती वेशभूषा और तौर तरीके पर हंसने के लिए, उसका शिनकाप दुरुस्त न होना या मुहावरों का गलत उपयोग उसके व्यंग विद्रूप की स्थायी सामग्री थी। वह भी मनुष्य है, उसके भी हृदय हैं और उसमें भी आकांक्षा है। यह कला की कल्पना के बाहर की बात थी। तो प्रेमचंद ये कह रहे कि साहित्य जिस रीतिकाल के उस रंग महल में था, उससे उसको बाहर आने की आवश्यकता है। अगर वो उससे बाहर नहीं आएगा तो उसका मतलब कोई मतलब नहीं, फिर वहीं सड़ता रहेगा वो। कला का नाम था और अब भी है। संकुचित पूजा, रूप पूजा का, शब्द योजना का, भाव निबंध का उसके लिए कोई आदर्श नहीं है। जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म और दुनिया से किनारा कशी उसकी सबसे ऊंची कल्पनाएं हैं। कह रहे कि साहित्य की एक ज़माने में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन साहित्य की कल्पनाएं इस प्रकार की नहीं हो, जीवन के साथ चलने वाली चीज़ें हो। जीवन के रूट से कट करके वो कभी आगे नहीं जा सकता है। हमारे उस कलाकार के विचारों से जीवन का चरम लक्ष्य यही है। कह रहे कि उस दौर के कलाकार का लक्ष्य यही था कि बस ईश्वर प्राप्त कर लेना, आध्यात्मिक दुनिया में चले जाना। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं है कि जीवन संग्राम में सौंदर्य का परमोत्कर्ष देखे। उपवास और नग्नता में भी सौंदर्य का अस्तित्व संभव है, इससे कदाचित उसे स्वीकार नहीं करता। उसके लिए सौंदर्य सुंदर स्त्री में है, उस बच्चों वाली गरीब रूप रहित स्त्री में नहीं जो बच्चे को खेत की मेड़ पर सुलाए पसीना बहा रही है। उसने निश्चित कर लिया है कि रंगे होठों, कपोलों और बहों में निस्संदेह सुंदरता का आभास है। उसके उलझे हुए बालों, पपड़ियों, पड़े हुए होठों और कुमलाए हुए गालों में सौंदर्य का प्रवेश कहाँ।
पर ये संकीर्ण दृष्टि का दोष है। अगर उसकी सौंदर्य देखने वाली दृष्टि में विस्तृति आ जाए तो वह देखेगा कि रंगे होठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप, गर्व और निष्ठुरता छिपी है तो इस मुरझाए हुए होठों और कुम्हलाए हुए गालों के आंसुओं में त्याग, श्रद्धा और कष्ट सहिष्णुता है। हाँ, उसमें नफासत नहीं, दिखावा नहीं, सुकुमारता नहीं है। ये बात है। हमारी कला यौवन के प्रेम में पागल है। यह नहीं जानती कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने, नायिका की निष्ठुरता का रोने या उसके रूप, गर्व और चोंचलों पर सिर धुनने में नहीं है। जवानी नाम है आदर्श का, हिम्मत का, कठिनाई में से मिलने की इच्छा का, आत्मत्याग का। उससे इकबाल क्या कहता है? मेरे उन्मत्त हाथों में जिब्रील एक गठिया शिकार है। ये हिम्मत मर्दान, क्यों न अपनी कमंद में तू खुदा कोई फंसा ले आई। रंगत की भांति मेरे जीवन की तरी भी प्रवाह की ओर से बेपरवाह है। यह न सोचो कि इस समुद्र में मैं किनारा ढूंढ रहा हूँ। तो प्रेमचंद का कहने का मतलब है कि जहाँ जवानी है, जहाँ गुस्सा है, जहाँ कुछ करने की चाह है, वहाँ इस प्रकार का बड़ा आदर्श भी होना चाहिए। वहाँ त्याग की भावना होनी चाहिए, वहाँ संघर्ष करने की एक ललक होनी चाहिए। और ये अवस्था उस समय पैदा होगी जब हमारा सौंदर्य व्यापक हो जाएगा, जब सारी सृष्टि उसकी परिधि में आ जाएगी। वह किसी विशेष श्रेणी तक ही सीमित न होगा। उसकी उड़ान के लिए केवल बाग की चार दीवारी न होगी, किंतु वह वायुमंडल होगा जो सारे भूमंडल को घेरे हुए हैं। तब कुरुचि हमारे लिए सहाय न होगी, तब हम उसकी जड़ खोदने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएंगे। हम जब ऐसी व्यवस्था को सहन न कर सकेंगे कि हजारों आदमी कुछ अत्याचारियों की गुलामी करें, तभी हम केवल कागज के पृष्ठों पर सृष्टि करके ही सुंदर संतुष्ट न हो जाएंगे, किंतु उस विधान की सृष्टि करेंगे जो सौंदर्य, सुरुचि, आत्मसम्मान और मनुष्यता का विरोधी न हो। तो फिर एक और लास्ट कह रहा है कि साहित्यकार का लक्ष्य महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना न गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये प्रेमचंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। कि साहित्यकार को सिर्फ अपनी सीमित दुनिया में नहीं रहना है, बल्कि उसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और प्रेमचंद को पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।